अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल शिकस्तों ने इस बात को उजागर किया है कि टीम को दरपेश जो मसाइल हैं अब उनका हल फौरी तौर पर तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में पाकिस्तान को न सिर्फ इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि टीम की जो कारकर्दगी रही किसी भी शोबे की अगर हम बात कर लें तो वो काफ़ी मायूस कुन नजर आई। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें या फिर फील्डिंग में हम देखें तो कमजोरियों ने पाकिस्तान को न सिर्फ सीरीज में वाइट वॉश की शक्ल में जिल्लत दी है, बल्कि टीम की जो अंदरूनी साख्त है और जो स्ट्रैटेजी भी है उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स देखने में आ रहे हैं। सीरीज के आगाज से हमने देखा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही, जहां ओपनिंग पार्टनरशिप का नाकाम होना, स्ट्राइक पर आते ही बैटिंग के बहरान का शिकार होना और मिडल ऑर्डर का ना चलना ये मुसलसल मुश्किलात का सबब बना। दूसरी तरफ हमने देखा कि बॉलिंग में भी कमी महसूस की गई, जहां पाकिस्तानी बॉलर्स न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दबाव में लाने में नाकाम रहे। फील्डिंग में कैच छोड़ने की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिली जो ना सिर्फ मैच के दौरान मौके ज़ाया करती हैं, बल्कि टीम की जीत के जो इम्कानात हैं उसको भी काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हमने देखा कि पाकिस्तान को 73 रन, इसके बाद 84 रन और फिर 43 रन से शिकस्त का सामना हुआ, जिसने टीम की कारकर्दगी पर बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा T20 सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीता, जो कि शिकस्तों की एक और कड़ी थी। स्पोर्ट्स माहिरीन के मुताबिक टीम सिलेक्शन में मेरिट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुछ खिलाड़ियों की ख़राब कारकर्दगी के बावजूद उनको मौका दिया जा रहा है। अगर हम नौजवान खिलाड़ियों की बात करें, उनको हमने देखा कि चांस तो मिले हैं, उनको एक्सपीरियंस गेन तो हुआ, लेकिन दबाव उन पर रहा, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी में काफ़ी नाकामी देखने में भी आई है। सीनियर खिलाड़ियों की गैर जिम्मेदाराना कारकर्दगी ने भी टीम के मोराल को मज़ीद मुतासर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद अब इस बात पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि वक्त का तकाजा तो यही है कि अपनी सिलेक्शन और जो स्ट्रेटजी है उसको दोबारा से तरतीब दिया जाए और टीम को आलमी सतह पर बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जदीद तरबियत की ज़रूरत है, ज़ेरी तैयारी फराहम करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी नज़र में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल शिकस्त की सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो वो आपको क्या लग रही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इतनी ज्यादा शिकस्तों की वजह है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेयर्स हैं उनकी गैर संजीदगी है। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इन प्लेयर्स को चेंज नहीं किया गया या रेस्ट नहीं दिया गया, यंग टैलेंट को भी मौका दिया गया, यंग टैलेंट भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी। हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड का टूर था, एक टफ टूर था, और पाकिस्तान का पिछले आई गेस कोई 8-10 साल में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है न्यूजीलैंड में। सो अप टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं तो मेंटली सब रेडी थे कि जीत हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना बुरे तरीके से हारना कि पूरे टूर पे सिर्फ एक T20 मैच जीतना, इट्स क्वाइट शेमफुल। और मेरे ख्याल में आप देख लें, चाहे सीनियर प्लेयर्स हैं चाहे यंग प्लेयर्स हैं, हर कोई अपनी जगह पक्की करने के चक्करों में लगा हुआ है। हर किसी की प्रायोरिटी ये है कि मैं 2-3 आउट कर लूं या मेरा 50-60 हो जाए, मेरी जगह जो टीम में है वो सिक्योर हो जाए, बाकी टीम जाए पहाड़ में। और जब आपकी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए खेलेंगे रेदर देन कलेक्टिव परफॉर्मेंस देते हुए टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। पहले तो कैप्टेंसी का चक्कर था, हर बंदे की ख्वाहिश थी कि मैं कप्तान बनूं, लेकिन अब तो काफी हद तक वो मामला भी सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो अप्रोच है वो बहुत डिफेंसिव है। अप्रोच को आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और दूसरा आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर 50 रन 60 रन करके आउट हो रहा है, बेतुकी सी शॉट डीप मिड विकेट पे मार के हर बार एक ही तरह से आउट हो रहा है, तो वो चीज समझ नहीं आती। और जब बाबर आजम जैसे प्लेयर्स का कंपैरिजन किया जाता है विराट कोहली के साथ जो कि मैच फिनिश करके आता है, आई थिंक 2 वनडे मैच में बाबर हैड फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान के लिए वो मैचेस और पाकिस्तान को वो मैचेस जिताता है। इसी तरह से अगर आप बॉलिंग में भी देखें तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंसर्न है वो बॉलिंग है, क्योंकि जब मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि पहले हमारी बॉलिंग इतनी आउट क्लास थी कि अगर हम 250 पौने 300 रन भी होते थे बोर्ड पे तो हमारी बॉलिंग
को डिफेंड कर लेती थी या हम मैचेस जीत भी जाते थे। लेकिन जब से बॉलिंग का सत्यानाश हुआ है तो बैटिंग भी बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। बॉलिंग तो हुई है और फील्डिंग में तो खैर हम शुरू से सुम्मा अल्लाह माशाअल्लाह थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लेकिन अहमद, जिस तरह से भी आपने एक जिक्र किया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर, अगर हम बात करें, ये तनकीद बहुत ज़्यादा बाबर आजम पर आज से नहीं पहले से भी हो रही है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि 2 मैचेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाबर के पास कि वो टीम को मैच जितवा सकते थे। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इंडिविजुअल परफॉर्म अगर बाबर कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनके साथ कोई इस तरह का प्लेयर नहीं है जो उनको सपोर्ट करता हुआ हमें क्रीज पर दिखाई देता हो? बाबर पर जो तनकीद हो रही है वो भी ठीक है, यकीनी तौर पर उन्हें भी मैचेस जितवाने चाहिए, जो उनकी अपनी अचीवमेंट्स हैं, अपने रन्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बट अगेन मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और किसी और प्लेयर से भी नहीं हो रही है। हमारे पास कोई मैच विनिंग प्लेयर भी मौजूद नहीं है। अगर हम किसी हार्ड हिटर की भी बात करें, वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। हम कोई ऐसा प्लेयर भी डेवलप नहीं कर पा रहे। देखिए, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं बाबर को लेके। एक तो ये कि अगर बाबर रन्स ना करे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो रन्स करती है कलेक्टिवली वो रन्स भी ना कर सके, मतलब 200-250 भी ना रीच करे पाकिस्तान क्रिकेट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि बाबर अगर परफॉर्म कर रहा है या बाबर जिस लेवल का प्लेयर है उसको अगर वर्ल्ड में टॉप 3 में कंसीडर किया जाता है या 4-5 में कंसीडर किया जाता है तो उसको मैच फिनिश करके आना चाहिए। और मेरा जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बाबर जिस कैलिबर का प्लेयर है उसको मैच फिनिश करके आना चाहिए। देखिए, हमने बहुत सारी सिचुएशंस में विराट कोहली को देखा है या केन विलियमसन को देखा है, स्टीव स्मिथ को देखा है कि जब इनकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है या बाकी प्लेयर्स उस तरह से साथ नहीं दे रहे होते तो उन्होंने टेल एंडर्स के साथ भी बैटिंग करते हुए मैच फिनिश की है। सो आई थिंक ये बाबर आजम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बाबर आजम जो सबसे ज्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले तो उनके रन ही नहीं आ रहे थे, अब शुक्र है कि उनके एटलीस्ट रन आ रहे हैं, 40-50 वो कर रहे हैं हर दूसरे मैच में। सिर्फ जो प्रॉब्लम बाबर का है, बाबर का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बड़े शॉट्स की एग्जीक्यूशन है। अगर आप देखें तो जब बाबर रिस्ट के साथ खेलते हैं, सीधे बल्ले के साथ खेलते हैं तो बाबर के रन होते रहते हैं और बाबर क्रीज पे खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े शॉट्स को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो बाबर वो बाउंड्री से बाहर नहीं कर सकते, खासतौर पे अगर हम छक्कों की बात करें तो बाबर को अपनी जो एक पावर हिटिंग एबिलिटी है इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें ठीक है आप अच्छे रिस्ट स्पिनर हो, 1 डाउन की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप खेल रहे हो, क्वाइट गुड। लेकिन आप जब डॉट बॉल्स भी होंगी या आगे जाके मैच जैसे जैसे इनिंग्स एंड की तरफ जा रही होती है तो आपको रन तेजी से एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, बड़े शॉट्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं और उसमें बाबर अनफॉर्चुनेटली फेल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें काम आता है बैटिंग कोच का। अब मोहम्मद यूसुफ क्या कर रहे हैं, 10 दफा बैटिंग कोच बन चुके हैं, फिर बाहर होते हैं, फिर आ जाते हैं। इससे पहले शाहिद असलम थे, उनका अपना कितना एक आउटस्टैंडिंग करियर रहा है किसी को नहीं पता। सो आई थिंक कि आपको यहाँ पे जरूरत है एक ऐसे प्लेयर की जिसका कोई पावर हिटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा हो। अब्दुल रजाक आपके पास ऑप्शन है, इमरान नजीर आपके पास ऑप्शन है, शाहिद अफरीदी ने जबरदस्त ऑप्शन है। आप रेलिवेंट लोगों को लेके आए। अब मोहम्मद यूसुफ ने जिस दौर की क्रिकेट खेली है उस दौर की क्रिकेट में वो नो डाउट के एक बड़े स्टार रहे हैं, बड़े बैट्समैन रहे हैं, लेकिन अब डायनामिक्स गेम के थोड़े चेंज हो गए हैं, चेंज हो चुके हैं। आप बिल्कुल ठीक है, की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अहमद, अभी ये जो टूर हुआ है जिसमें T20 सीरीज थी, वनडे सीरीज थी, इसमें आपको लग रहा है कि जो टीम सिलेक्शन में मेरिट की अगर हम बात करें उसका पूरा ख्याल रखा गया है या टीम सिलेक्शन ठीक थी? देखिए, मेरा इससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो मैं खुद भी क्रिटिसाइज करता रहा हूं क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान की ही समझ में सिलेक्शन नहीं आई। अब अगर आप देखें तो इस टीम में इरफान नियाजी भी है जिसका मैं बात करता था टीम में होना चाहिए, उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। हसन नवाज आया, उसने एक बस वो एक फ्लूक इनिंग्स थी उसकी, उसमें उसने 100 कर दिया। एक प्लेयर जिस पे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता रहा हूँ वो सुफियान मुकीम था। आप देखें कि उसको T20 में या वनडे में उस तरह से चांसेस नहीं मिले, लेकिन जब चांसेस मिले वनडेज में तो उसने एग्जीक्यूट किया। वो बड़ा इकोनॉमिकल बॉलर भी रहा, उसने पार्टनरशिप्स भी ब्रेक की और आपको विकेट्स भी लेके दी। तो जब आपके पास इस तरह का स्पिनर है तो फिर आपने शादाब खान को क्यों मुसल्लत करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे T20s में और सत्यानाश करना है उसके कैरियर का भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस का। आप उसको ट्राई कर चुके हैं, वो 2023 से नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वर्ल्ड कप उसका बुरा गया, T20 वर्ल्ड कप बुरा गया और कितनी सीरीज B-C टीम्स के प्लेयर्स उसको बुरी तरीके से फेंटा लगाते हैं।
सो आज अबरार और सुफियान को स्पिनर्स में मैं देखता हूं कि इनको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। बैटिंग में देखें इरफान न्याजी है, उसको चांसेस मिल रहे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उसको सीरियसली अपनी बैटिंग को देखना चाहिए। आगा सलमान आई थिंक कि अगर वो कहीं पे थोड़ा बहुत उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो भी जाती है तो हमें उसे मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में वही एक ऐसा बैट्समैन है, बाबर की भी आउट ऑफ फॉर्म था, कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर कर रहे हैं, अक्रॉस फॉर्मेट परफॉर्म किया है। सो आई थिंक ये जितने भी प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, इन सब का एक्सपीरियंस है। सो मेरे ख्याल में इन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सिर्फ जब भी आप अपनी जात के लिए खेलने की कोशिश करेंगे, डर डर के खेलेंगे, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, ये आपने जो बात की कि डर डर के खेलेंगे, ये डर हमारे प्लेयर्स के अंदर मौजूद क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? अगर हम मोहम्मद रिजवान को देखते हैं जो कैप्टन भी हैं टीम के, सोशल मीडिया पर अब कुछ ऐसी वीडियोज अब उनकी वायरल हो रही हैं जिसमें वो कभी उनको कहीं बॉल लग रही है, उस पर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, अक्रॉस दी बॉर्डर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाई जा रही हैं। रिजवान जो उस दिन खेल रहे थे, आपको क्या लगा? रिजवान से क्या गलती हो रही है और क्यों वो पिच पर इस तरह से बिहेव करते हुए हमें दिखाई दिया? रिजवान की उस मैच में जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, वो मुझे बैटिंग परफॉर्मेंस कम और डांस परफॉर्मेंस ज्यादा लगी है, जिस तरीके से वो पिच पे नाच थे। और ये एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी ना सिर्फ उनके लिए थी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए थी कि हमारी ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का प्लेयर बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान का, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और जिसकी विकेट कीपिंग के साथ साथ स्पेशलिटी ही बैटिंग है, उसका ये हाल है कि वो इस तरीके से न्यूजीलैंड के बी और सी कैटेगरी के बॉलर्स के आगे नाच रहा है। सो ये आपको बताता है और बुरे तरीके से एक्सपोज करता है कि आपकी जो बैटिंग स्किल लेवल है वो कितना हाई है, और आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं और खासतौर पे जो आपका कप्तान है उसके खेलने का क्या स्टैंडर्ड है और उसकी क्रिकेट की जो एबिलिटीज है वो कितनी हाई क्लास है। सो आई थिंक स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। बैटिंग में हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाते, बॉलिंग में हमारा हर दूसरा बॉलर 10-12 की इकॉनमी से रन खा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बड़ी टीम्स के बॉलर्स T20 में भी उनकी इतनी इकॉनमी नहीं होती जितनी हमारी वनडे में है। सो इन चीजों को देखना पड़ेगा। आप अगर जो है ना वो एक बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक वो जो है ना चेयर्स वाली गेम खेलते रहेंगे कि कभी यूसुफ आ जाएंगे, कभी शाहिद असलम आ जाएंगे, कभी दूसरा तीसरा आ जाएगा, तो इस ड्रामे पार्टी को आप बंद करें। रेलिवेंट लोग लेके आए जो रिसेंट पास में रिटायर हुए हों, जिनको इन प्लेयर्स का भी पता हो, जो इनके साथ खेल चुके हों, इनके साथ काम कर चुके हों, और सबसे मेन चीज है कि जिनको मॉडर्न डे क्रिकेट का अंदाजा हो। अब ये प्लेयर्स देखिए, आपने आपके जो चैंपियंस कप के मेंटोर्स हैं या मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, इन लोगों को ने तो कोई कोचिंग की ही नहीं है जूनियर लेवल पे। ये पीसीबी से निकलते हैं, टीवी पे बैठ जाते हैं, टीवी पे से हटते हैं, पीसीबी में चले जाते हैं, तो ये तो कहीं पे भी ड्रामा नहीं लगा हुआ। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंडिया में अगर आप इस वक्त देखें तो अभिषेक शर्मा आया, उसके साथ युवराज सिंह ने काम किया, शुभमन गिल आया, उसके साथ युवराज सिंह ने काम किया, अभी उनका एक और प्लेयर आया, उसके साथ शेखर धवन ने काम किया। तो उनके जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो उनके यंग प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, इस वजह से उनकी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि जो रिसेंटली प्लेयर हुए हैं रिटायर, रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, उनको आइडिया होता है बेसिकली मॉडर्न डे क्रिकेट का। और बिल्कुल हम ये भी देख रहे हैं कि जो अगर हम इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ की बात करें वो बड़ी जबरदस्त है, टीम का लाइनअप तो है ही अच्छा, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अगेन अब यही तमाम प्लेयर्स जो अभी T20 सीरीज हार कर आए हैं या वनडे सीरीज हार कर आए हैं, और हमारी जो हार का सिलसिला है वो एशिया कप से शुरू हुआ है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको अब क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान सुपर लीग अब जो शुरू होने जा रहा है, इसमें तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करेंगे ये सारे, और एक बार फिर से स्टार्स बन जाएंगे, एक बार फिर से हमारी टीम का, नेशनल टीम का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर सब लोग भूल जाएंगे, यहीं से दोबारा हम इन्हें बना देंगे, मेरा ख्याल है फिर वो इस सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर मैं चेयरमैन हूं ना पीसीबी का, तो मैं इन सब पे बैन लगाऊं इस पीएसएल के सीजन में। मैं इनमें से किसी को खेलने ना दूं, ना इनको 1 रुपया कमाने दूं पीएसएल से, ना इनको पीएसएल खेलने दूं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों के दिमाग दुरुस्त करने की हमें जरूरत है। इन लोगों ने अपने आप को ये समझ लिया कि शायद पूरी दुनिया में यही क्रिकेट खेलते हैं, इनके अलावा कोई टीम क्रिकेट नहीं खेलती, और इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा अरस्तू समझना शुरू कर दिया है। आपकी टीम के इस वक्त अगर 11 या 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है तो वो सब के सब समझते हैं कि हम डिजर्व करते हैं कि हमें कप्तान बनाया जाए।
भाई आपकी तो परफॉर्मेंसेज इतनी इस काबिल नहीं है कि आपको टीम में रखा जाए, कप्तानी करना तो दूर की बात है। बहरहाल जो आपने पॉइंट पेश किए ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, पीएसएल से मेरे आप जैसे लोगों को भी ये आसरा होगा कि कोई टीम जीतेगी भी तो और हारेगी भी तो एटलीस्ट हमें ये होगा कि अपनी टीम है जो जीती है और जो हार रही है वो अपनी टीम है। बिल्कुल तो एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लोग जो इतने डिप्रेशन में रहे हैं, 2023 का जो एशिया कप हुआ था, अब 2025 से 2 साल होने वाले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है और डाउनफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा। सो आई थिंक लोगों के लिए एक डिप्रेशन से निकलने के लिए आप समझ लें कि एक वक्ती मेडिसिन है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि सितंबर में एशिया कप भी है, फिर आगे बड़ी क्रिकेट भी आ रही है। सो वो डिपेंड करता है। आई होप कि पीएसएल का जो एंटरटेनमेंट के अलावा एक पर्पस है कि यंग टैलेंट सामने आए, वो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान को कामयाबी उम्मीद तो यही करते हैं कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन से जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं और जो नए प्लेयर्स आएंगे वो जब नेशनल टीम में आए तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तब्दील करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और सूरत हाल हम सबके सामने है कि जो हमारी शिकस्त का सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से अपने आप को बेहतर करती है। शायद पीएसएल का ये जो एडिशन है ये हमारी टीम के जो तमाम प्लेयर्स हैं इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सऊदी अरब ने हज सीजन के दौरान गैर कानूनी हज और वीज़े के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीज़ा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर लागू होंगी और 29 अप्रैल तक पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उम्रा वीज़ा होल्डर्स को सऊदी अरब से वापस जाने की हिदायत की गई हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथोपिया, ट्यूनिस और यमन शामिल हैं। इस इक़दाम का जो मकसद है वो हज 2024 के दौरान होने वाली ज़्यादतियों से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना है। सऊदी हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया है कि ये इक़दाम गैर मजाज हज की सरगर्मियों को रोकने और वीज़े के गलत इस्तेमाल के हवाले से खदशात को दूर करने के लिए ज़रूरी था। 2024 में होने वाले एक सानहे में 1200 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड हुज्जाज जाम बहक हो गए थे, जिसने हुक्काम को वीज़े के सख्त ज़वाबित की ज़रूरत को समझने पर मजबूर किया है। सऊदी अरब ने इस बात को वाज़ेह किया है कि इस अमल का जो मकसद है वो हज के सफ़र को मज़ीद महफूज और मुनज़्ज़म बनाना है ताकि इस तरह के जो हादसात हुए थे इनसे बचा जा सके और गैर कानूनी क़याम या फिर सरकारी इजाज़त के बगैर हज करने वालों के अमल को रोका जा सके। हुक्काम ये बता रहे हैं कि इस तरह की पाबंदियाँ मुसलमानों के हज के सफ़र की इज़्ज़त और एहतराम के पेश नज़र मुतारिफ करवाई गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ सऊदी अरब में मौजूद हैं राना अजीम। अजीम, बहुत शुक्रिया अपने शो में ज्वाइन करने के लिए। सऊदी अरब ने 14 ममालिक पर आरजी वीज़ा पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। किस तरह से देखा जा रहा है इस इक़दाम को? क्या ये फैसला सऊदी हुकूमत के लिए मुनासिब था? जी बिल्कुल, मैं इस पे वाज़ेह करता रहूं कि आज सुबह ही गाका और बाकी दूसरे ज़राए के थ्रू ये चीज़ की कंफर्मेशन की है। जो लोगों के दिलों में खदशात हैं कि सिर्फ विजिट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा को भी रोका गया है, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये वाज़ेह करता रहूं कि उम्रा ज़ायरीन के लिए सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जो 13 अप्रैल तक वो सऊदीया में दाखिल हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी उम्रा वीज़ा लगा हुआ है, और 29 अप्रैल से पहले वो यहाँ से जो है वो एग्जिट ले लें। ये सऊदी हक्काम की तरफ से ये नोटिस इसलिए जारी किया गया है ताकि हुज्जाज कराम के लिए या हज के सीजन जो आ रहा है उसके लिए कई मुश्किलात ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे कई ऐसे हम वतन और दूसरे ममालिक के लोग हैं जो यहाँ पर उम्रे के वीजे पर आते हैं और यहाँ पर स्टे कर जाते हैं, और उसलिए उनको उन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि ना वो यहाँ पर कहीं होटल रहते हैं ना कहीं, बल्कि रोड्स पे वो स्टे करते हैं। और उसकी कई वजूहत ये हैं कि इन गर्मी की शिद्दत या किसी ऐसे हादसे का शिकार होने के बावजूद फिर ये मुश्किलात हम वतनों को या दूसरे ममालिक के लोगों को पड़ती है। सो इन इक़दाम की वजह से, इन मुश्किलात को खत्म करने की वजह से सऊदी हकाम की तरफ से ये चीज को नोटिफिकेशन जारी किया गया ताकि हज जो है वो बड़े अच्छे और आसान तरीके से लोगों के लिए आसानियां पैदा हो और मुश्किलातें ना हो। ठीक है, तो अजीम आपको भी क्या लग रहा है, लास्ट ईयर जो सानिया पेश आया था जिसमें 12 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड हुज्जाज की हलाकत हुई थी, तो इसी वजह से सख्त मेजर्स लिए गए?
जी बिल्कुल, ये तकरीबन हर साल ये ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं और लास्ट टाइम का सानिया जो है वो आपके सामने, जिसमें काफ़ी लोगों की तादाद जो थी जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग गैर कानूनी तरीके से हज के लिए वहाँ पर गए और जो सानिया पेश आया गर्मी की शिद्दत की वजह से ये चीज़ लोगों के लिए मुश्किलात हुई और लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए दौरान हज। तो ऐसी कई और मुश्किलात हैं जिनको फेस करने के लिए सऊदी हुकाम ने ये नोटिस जारी किए ताकि लोगों के लिए आसानियां हो। और कानून जो है वो हर मुल्क का अपना होता है और हम अपने वतनों के लिए ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं उस कानून को आप फॉलो करेंगे तो आपको मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि आप गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम करेंगे वो हमारे लिए और जो यहाँ पर वीजा होल्डर हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं, उनके लिए मुश्किलात ना खड़ी की जाएं। ठीक है। और जो गैर कानूनी हज करने वालों की रोकथाम के लिए सऊदी अरब की ये जो मौजूदा पॉलिसी कह लें या हिकमत अमली कह लें, आपको क्या लगता है इसको मजीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि हर बार कोई ना कोई हम देखते हैं कि नए से नया रास्ता लोग निकालते हैं। देखिए, जहां तक मैं ये समझता हूं कि जो लोग कानून तोड़ने में आते हैं वो कोई भी रास्ते निकाल लेते हैं और उनमें कई ऐसी एजेंसियां भी शामिल होती हैं या एजेंसियां कह लें या आप कह लें लोग इस तरफ मतवजा हो जाते हैं गैर कानूनी तरीके से करने के लिए, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। उनकी सोच को बदलना चाहिए। हमारे डिजिटल फोरम के थ्रू लोगों को इस चीज के लिए एक्नॉलेज देना चाहिए कि आप इस बात को समझें कि अगर आप कानून की हद में रह के इस काम को अंजाम देंगे तो वो हमारे लिए और आने वाले वक्त के लिए अच्छा है, ना कि हम दूसरे मुल्क में जाके गैर कानूनी तरीके से कोई ऐसा काम करें जो हमारे आने वाले वक्त के लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। दुबई में इस वक्त हमारे साथ जो मुश्किलात पेश आ रही हैं या दूसरे ममालिक के लिए जो वीजों के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, लोगों की जॉब्स लगी हुई हैं लेकिन लोग वहां पर पहुंच नहीं पा रहे, वीजे लगे हैं उनके लेकिन वो वहां जा नहीं पा रहे। तो इस तरह के आप जो यहाँ पर अगर सऊदीया में भी ऐसे काम करेंगे या इनके कानून को तोड़ेंगे और इसके कानून की बालादस्ती नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त के लिए आप लोगों के लिए मुश्किलात होगी, किसी और के लिए नहीं होगी। ठीक है। तो अजीम, इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि मजीद सख्तियां इस तरह की जाएंगी? उम्रा का जो भी वीज़ा है उसमें भी कोई सख्ती हो सकती है? हज वीज़े की पाबंदियों के हवाले से भी सऊदी अरब के कोई तवील और मुद्दती मंसूबे हैं? जी बिल्कुल। अगर तो देखें इस तरह की मुश्किलात मजीद बढ़ती गई तो ये हमारे लिए मजीद बढ़ेंगी। तो इसलिए हम अपने वतनों को और हम सबको इस चीज पे मद्देनजर इस चीज पे सोचना चाहिए कि हमें कानून की जो है ना वो रखवाली करनी चाहिए। कानून का जो है वो जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में, ये डिसिप्लिन पैदा करते हैं। तो ये जो सऊदी जो हुकाम है या सऊदी गवर्नमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कानून के मामले में बहुत सख्त है और ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोग काफी अरसे से यहाँ पे क़याम पज़ीर है, उनको मालूम है कि यहाँ कानून जो है वो बहुत सख्त है। तो इसलिए कानून जो है उसको ना तोड़ा जाए और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। और अभी तक की बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़ सऊदी अरब से राना अजीम ने हमें ज्वाइन किया, हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से हज की सरगर्मियों को रोकने और वीज़ा के गलत इस्तेमाल के हवाले से बहुत से ऐसे खदशात थे जिन्हें दूर करना ज़रूरी था। और हमने देखा कि लास्ट ईयर भी बहुत सा एक बड़ा सानिया हुआ था, 1200 से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड हुज्जाज जाम बहक हुए थे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, गजा में इसराइल की जारहियत के नतीजे में हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही हैं जहां पर देखा जा सकता है कि हालिया फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, सैकड़ों इस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूबी गजा के खान यूनिस में 19 अफराद शहीद हुए, जबकि गजा सिटी के जैतून मोहल्ले में भी 2 अफराद की शहादत की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा वस्ती गजा के दिर अल बलाह में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 8 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान इसराइली फोर्सेस की जानिब से रिहायशी इमारतों और जो वहाँ पर पनाह गज़ीन कैंप्स मौजूद हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे इंसानी जानी नुकसान के साथ साथ मादी नुकसान भी बढ़ गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों के बाइस गजा में 39 अफराद की शहादत हो चुकी है, जबकि इस वक्त दर्जनों अफराद ज़ख्मी हालत में हैं। इन फ़ज़ाई हमलों ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। इनमें बेशतर अफराद बेगुनाह शहरी थे।
इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा ने गजा में बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद इस वक्त 19 लाख बताई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और इस दौरान जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से बेघर होने वालों की जो तादाद है उसमें मजीद इजाफा हो चुका है। मुतासर अफराद की तादाद इस वक्त 1,42,000 तक पहुँच चुकी है और ये इंसानी बहरान आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन चुका है। और कई ऐसे बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो इसकी सख्त मजम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजा में जारी इस जंग का असर न सिर्फ इलाके के सियासी तवाज़ुन पर पड़ रहा है, बल्कि अगर हम आलमी सतह पर भी देखें तो अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को भी इस वक्त शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं अमार अली जान, वो हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी जो सिचुएशन है, इसराइल की तरफ से हालिया फ़ज़ाई हमले जो किए जा रहे हैं, गजा में शहरियों की शहादतें हो रही हैं, ज़ख्मियों की तादाद में इस वक्त इजाफा हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? आलमी बरादरी की जिम्मेदारियों पर क्या तबसरा करेंगे? सबसे पहले तो इस वक्त 50,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 18 मार्च को एक बार फिर ये बर्बरियत शुरू की इसराइल ने, और उसमें आप देखें कि अस्पतालों को टारगेट किया गया है, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया है, सहाफियों को टारगेट किया गया है, एड एजेंसीज को टारगेट किया गया है। अच्छा, आपने कहा कि मजम्मत को कर रहे हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन जो सबसे अहम ब्लॉक है, जिसे हम मगरबी ब्लॉक कहते हैं, उसमें अमेरिका जो सबसे अहम है, जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, इस वक्त ना सिर्फ वो इसकी हमायत कर रहा है इसराइल की, बल्कि 70 अरब डॉलर इसराइल को दे चुका है पिछले 1.5 साल में, जब ये नस्लकुशी गजा में शुरू हुई है। और इस वक्त जो सदर है अमरीकी, वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि गजा को खाली करा देना चाहिए और वहां पे कोई रियल स्टेट का बिजनेस शुरू करेंगे। यानी ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो आलमी निज़ाम है वो मुनाफकत पर मबनी है, उसके अंदर हर जो जान है वो बराबर नहीं है, उसकी कीमत बराबर नहीं है, और जो फलस्तीनी है और तीसरी दुनिया के जो लोग हैं उनकी जान जो है उसकी वो वैल्यू नहीं है जो कि मगरबी लोगों की जान होती है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की अवाम, सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं, पूरी दुनिया की जो अवाम है वो आज यानी 7 अप्रैल को निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं फलस्तीन के हक में। फलस्तीन इस वक्त एक अलामत बन गया है मुजाहमत की, एक अलामत बन गया है। एक तरफ बर्बरियत, तो मगरबी बर्बरियत और इजरायली बर्बरियत, लेकिन दूसरी तरफ अवाम की मुजाहमत की कि वो निहत्ते अवाम है, लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि हम गजा नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें हम सब के लिए बहुत सबक है कि अगर लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन हो तो फिर उनको कोई भी बड़ी ताकत नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अभी हमारा आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने कहा कि अमेरिका की अगर बात करें, सारे फहरिस्त तो वही है जो कि इसराइल को इस वक्त बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, माली इमदाद भी की जा रही है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि असला बारूद भी, ये तमाम चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम इंतखाबी रैलीज़ में वादे किए थे कि वो इस जंग को ख़त्म कराएंगे, तमाम मामला को सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो भी सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए एक पैंतरा ही था उनका। बिल्कुल ऐसे था, वो अरब वोट होना चाहिए था मिशिगन में। देखें, ये मामला ट्रंप का या बाइडेन का या किसी एक शख्स का नहीं है। पिछले 16-17 सालों से एक पॉलिसी रही है गजा में नस्लकशी की। उसका हर अमरीकी सदर जो था, जॉर्ज बुश, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन और फिर ट्रंप, वो सारे उसकी हमायत करते रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वो मिडिल ईस्ट को बिल्कुल एक रीअरेंज करना चाहते हैं। वहां पे कोई भी अगर मज़ाहमत हो उसे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इराक के ऊपर बमबारी की, झूठ बोल के बमबारी की, उन्होंने लिबिया के ऊपर बमबारी की, कजाफी को मारा, उन्होंने शाम के ऊपर बमबारी की, उन्होंने यमन के ऊपर बमबारी की, अभी ईरान के साथ मामला बना रहे हैं, लबनान के ऊपर बमबारी की। तो सारा जो मिडिल ईस्ट है उसको जो कंट्रोल करना है वो उसकी बहुत अहमियत है। पिछले 70-75 साल से ये अमरीकी पॉलिसी है। और इजराइल जो है, एक तरह से आप समझ लें कि अमरीका को सब्सिडी भी देता है कि इजराइल, अगर अमरीका इजराइल को पैसा देता है तो फिर इजराइल ग्राउंड पे जो सारा गंदा काम करना होता है, सारी जो नस्लकुशी करनी होती है, कत्लो गारतगरी करनी होती है, जंग लड़नी होती है, वो फिर इजराइल और आईडीएफ करता है। लेकिन जो अरब दुनिया है और पूरी दुनिया, जिस तरह मैंने कहा, कोलंबिया के सदर तक ने कहा है कि जी ये नस्लकुशी जो है ये पूरी तीसरी दुनिया के अवाम के लिए एक पैगाम है कि हमें यकजा होना पड़ेगा। तो ये ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि अब कम से कम ये जरूर हो गया है कि अवाम का पूरी दुनिया के अंदर, आप लंदन में रैलीज देखें, आप बीजिंग में देखें, आप न्यूयॉर्क में देखें, उनके जो पर्दे डाले हुए थे इन्होंने कि बड़े कोई इंसानी हकूक के चैंपियंस अमेरिका के, यूक्रेन में बड़ा गम है इंसानी हकूक का और बाकी दुनिया में औरतों के हकूक का, वो गजा में सब क्लियर हो गया है कि असल में इसकी बुनियाद पूरी निजाम की, साम्राज्य की बर्बरियत।
लेकिन हमार अब सिचुएशन को अगर ओवरऑल हम देखें, कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस हम देख रहे हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं, जहां पर अगर ब्लास्ट हो रहे हैं तो हमें बच्चे हवा में उड़ते हुए उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई दर्दनाक सिचुएशन है, वो मनाजिर जो हैं वो भी नहीं देखे जा रहे हैं। तमाम मीडिया इन चीज़ों को कवरेज दे रहा है। अगर हम मगरबी मीडिया के हवाले से बात करें, आपको क्या लगता है कि इसका कोई हल हो सकेगा किसी भी मुल्क की तरफ से? जब हम OIC का जिक्र करते हैं, 57 ममालिक उसके मेंबर हैं, तो ये 57 मुस्लिम ममालिक मिलकर भी अगर उनकी मदद नहीं कर सकते या उस पर बात नहीं कर सकते, एटलीस्ट जंग बंदी मौसर तरीके से नहीं करा सकते, तो फिर किस काम का OIC? ये किसी काम के नहीं है। उसकी वजह यह है, जिस तरह मैंने बताया, जिसने भी मज़ाहमत की है उसके ऊपर या तो जंग उन्होंने नाफिज की है या फिर उसको धमकी दे रहे हैं, सैंक्शंस लगाए हैं, पाबंदियां लगाई हैं। और जो उसके नेबर्स हैं, हमसाए हैं गजा के, वो तो आपको मालूम है, वो तो इसराइल के साथ हैं इस वक्त। दूसरा मामला ये है कि एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो आप ट्रेड वॉर्स भी देख रहे हैं, टैरिफ वाला मामला देख रहे हैं, उसमें जो चीन और अमेरिका का तजाद है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो मिलिट्राइजेशन है पूरी दुनिया की, वो बढ़ेगी। यूरोप ने भी आपने देखा है कि $800 बिलियन का उन्होंने कहा है कि हम अपना बजट बनाएंगे मिलिट्री का। तो ओवरऑल दुनिया जो है जंग की तरफ जा रही है। तो उसमें गजा जो है उस बड़ी कहानी का हिस्सा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया को रीअरेंज करने की कोशिश हो रही है। और कोशिश ये है कि मगरिब जो पिछले 300 साल से उसका एक तरह से गलबा रहा है पूरी दुनिया पे, वो अब डिक्लाइन में है, इकोनॉमिक डिक्लाइन में है, सोशल डिक्लाइन में है, कल्चरल पॉलिटिकल डिक्लाइन में है। उस डिक्लाइन को, जवाल को रोका जाए और किसी तरह, अगर वो उसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है रोकने का, अगर आप माशी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर जंग के जरिए। इस वक्त US इंपीरियलिज्म, जो अमेरिकी साम्राज्य है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, जंग कर सकता है, तबाह कर सकता है, वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। दिस इज डिस्ट्रक्शन विदाउट रिकंस्ट्रक्शन। जो इराक में किया, जो यमन में किया, जो लिबिया में किया, जो गजा में किया, सिर्फ तबाही। पहले अमेरिका जंगें करता था, तबाही भी करता था, लेकिन बाद में दूसरी जंग अज़ीम के बाद जैसे उन्होंने पूरे यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया, जापान पे एटम बम मारा, लेकिन फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। अब कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, अब सिर्फ तबाही है। इसलिए हमारे सब हुक्मरान जो है मुस्लिम दुनिया के हों या बाकी तीसरी दुनिया को, कि उनको अब इस वक्त वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वॉशिंगटन सिर्फ अब मौत का सौदागर है, वो लाशों के सौदागर हैं। इस वक्त हमें अपने रीजन के अंदर देखना चाहिए। रीजनल स्टेबिलिटी से तभी आएगी जब जो हमारे खित्ते के सारे ममालिक हैं वो आपस में कहेंगे मिलके कि इनफ इज इनफ, अब हम अगयार के लिए जंगों में नहीं जाए। लेकिन हमारा ये भी एक हमने पैटर्न देखा कि जब भी अगर मगरिब की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, जब वहाँ पर अवाम सड़कों पर निकलते हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, तो हुकूमतों पर कहीं ना कहीं को प्रेशर आता है और फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी स्लो डाउन भी होती है। तो आपको लग रहा है कि इसके भी कुछ चांसेस हैं, क्योंकि शायद यही एक आखिरी हल या यही एक आखिरी ऑप्शन दिखाई दे रही है अभी? बिल्कुल उम्मीद तो है। देखें, क्योंकि जिस तरह के सीन्स आ रहे हैं और लोग जितने ज्यादा गुस्से में हैं और बाहर निकल रहे हैं, तो बंदा उम्मीद कर सकता है। लेकिन ये भी आप याद रखें कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो फ़लस्तीन के हक में जितने भी लोग, खसूसी तौर पे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो तालिब इल्म हैं, जो मुजाहरे करते हैं या कर रहे थे, उनके खिलाफ एक भरपूर क्रैकडाउन चल रहा है। खलील महमूद एक साहब थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जो ग्रीन कार्ड है उसको रिवोक करने की कोशिश की गई। एक टर्किश खातून थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। एक येल यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर थी, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। और ओवरऑल कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुजाहरे किए थे, उसकी फंडिंग ट्रंप ने रोक दी है। और ये भी वो कह रहा है कि जहां जहां फलस्तीन के हक में मुजाहरे हुए हैं, उन यूनिवर्सिटीज की फंडिंग को हम उस पर नजरसानी करेंगे। यानी ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मुजाहरे हैं, जो आवाजें हैं फलस्तीन के हक में, उनको दबाया जाए। जर्मनी में इससे पहले आपको पता है सब पे इल्जाम लगाया गया कि ये शायद कोई एंटी सेमेटिक हैं जो मुजाहिरीन हैं, और जर्मनी में तो उन्होंने फलस्तीन के हक में किसी भी किस्म के मुजाहरे पे पाबंदी लगा दी। और ये लिबरल हुकूमतों ने लगाई, ये याद रखें। बाइडेन के दौर में भी यही कुछ हो रहा था। ये लिबरल हुकूमतें और कंजर्वेटिव हुकूमतों में कोई फर्क नहीं है। जब साम्राज्य की बारी आती है और जब गरीब ममालिक की बारी आती है, फलस्तीन की बारी आती है, तो ये लिबरल और कंजर्वेटिव का कोई फर्क नहीं रहता है, सब एक पेज पे आ जाते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ ट्रंप का मसला था या सिर्फ ये बाइडेन का मसला था। ये ओबामा का भी मसला था, ये क्लिंटन का भी मसला था, ये
कत्ल-ओ-गारतगरी कब से चल रही है, हर जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है उसको इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाई हैं इजराइल ने, और बार बार यानी जनरल सेक्रेटरी तक अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि ये जो है ये नस्ल कुशी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ना उसकी मजम्मत नहीं कर रहा अमेरिका, बल्कि अरबों डॉलर उसको इजराइल को दे रहा है शाबाश के तौर पे कि वो अपनी नस्ल कुशी को जारी रखे। तो ये पूरी दुनिया के सामने इनकी मुनाफत। और ये फ़ज़ाई हमले जो हम देख रहे हैं रिहायशी इमारतों पर जहाँ किए जा रहे हैं, जहाँ पनाहगज़ीन कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की जब बात की जाती है, हालांकि कहीं पर भी वो इम्प्लीमेंट इन तमाम शख्सियात पर, इन रियासतों पर होते नहीं दिखाई दे रहे। जो ये जुर्म किए जा रहे हैं यहाँ पर, बेगुनाह बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को जिस तरह से बेघर किया जा रहा है, 19 लाख तक अब बताया जा रहा है कि यह तादाद पहुँच चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा की। अगर हम बात करें या उसकी इमदादी एजेंसी नरवा की रिपोर्ट है कि गज़ा में बेघर होने वालों की तादाद 19 लाख तक पहुंच चुकी है। तो इस सूरत हाल में ये इंसानी हुकूक के उसूलों की खिलाफ वर्जी तो है, लेकिन कहां पर यह मुकदमा पेश किया जाएगा, कौन इन सबको कटहरे में खड़ा करेगा? देखिए ये बदकिस्मती है कि बड़ा क्लियर है, इस पर कोई डिबेट की तो जरूरत नहीं है। 22-23 लाख तो पूरी आबादी है, पूरी आबादी ही तकरीबन जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, इसी को नस्ल कुशी कहते हैं। और अब कहा जा रहा है कि आप छोड़ दें गज़ा। ये दुनिया में कहाँ होता है कि आप इस मुल्क में जाके कहें कि पूरा शहर जो है जिसके ऊपर हमने बमबारी की है, जिसके ऊपर हमने पाबंदियां लगाई हैं, और याद रखें, ये भी जरूरी है याद रखना, ये पाबंदियां और बमबारी क्यों शुरू हुई थी? ये इसलिए शुरू हुई थी कि 2006 में फलस्तीनियों ने जो गलती की थी कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके एक तंजीम को वोट दे दिया, हमास को। इसकी बुनियाद के ऊपर सारी ये पाबंदियां शुरू हुई। यानी जो जमहूरियत के चैंपियंस हैं उन्होंने जमहूरी जो फैसला था फलस्तीन का, उसको दबाने के लिए ये पाबंदियां पहले शुरू की थी। फिर 2008 से मुसलसल हर 1-2 साल बाद इस तरह की बमबारी होती है और धज्जियां उड़ाई जाती हैं, अखलाकियात की भी और कानून की भी। एक चीज जो क्लियर हो गई है कि दुनिया जो है इस वक्त वो फोर्स से चल रही है, ताकत के जरिए। ताकत हकीकत है इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस में, कवानीन नहीं रहे। बहुत जरूरी है कि मुसलमान ममालिक और तीसरी दुनिया के ममालिक वो अपनी जो डेवलपमेंट कैपेसिटी है वो बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ाएं, अपनी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने लोगों के खिलाफ नहीं, अगयार के लिए जंगें अपने लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने लोगों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है उसके लिए अपनी तैयारी, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए उसकी तैयारी करें। बहुत शुक्रिया माहिर। बैनुल-अक़वामी उमूर अमार अली जान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हम देख रहे हैं, दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक की जो खामोशी है वो इस वक्त सवालिया निशान हमें दिखाई दे रही है गज़ा की सूरत हाल पर। और देखना यह है कि इस इंसानी बहरान का हल तलाश करने में कोई भी मुल्क कोई मौसर किरदार अदा कर सकता है या नहीं। और गज़ा में जंगबंदी की नाकामी के बाद अब ये देखना पड़ेगा कि आइंदा की सियासत में इस बहरान का क्या असर पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिविल सर्विस के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाने की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कमेटी ने बरसों पुराने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS के इम्तिहानी निज़ाम को ख़त्म करने की तजवीज़ तैयार कर ली है। इस कमेटी की तरफ से वफाकी काबीना को पेश की जाने वाली सिफारिशात में CSS के मौजूदा इम्तिहानी निज़ाम को तब्दील करके क्लस्टर्स पर मबनी नया निज़ाम लाने की तजवीज़ दी गई है। इस नए निज़ाम के तहत सिविल सर्विस में जनरलाइज सिस्टम के बजाय माहिरीन स्पेशलिस्ट को अहमियत दी जाएगी। नए तजवीज़ करदा निज़ाम का मकसद ये है कि हर सर्विस ग्रुप के लिए मखसूस महारत और काबिलियत के हामिल अफराद की भर्ती की जाए ताकि उनकी तैनाती उनके तालीमी पस मंज़र और तजर्बात के मुताबिक हो। इससे ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि सिविल सर्विस में टेक्निकल और माहिर पेशावर अफराद की शमूलियत हो, जिसके नतीजे में हुकूमत की गवर्नेंस और खिदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। सिविल सर्विस के गिरते हुए मयार और साख को देखते हुए इन इस्लाहात को ज़रूरी समझा जा रहा है ताकि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी और हुकूमती खिदमात में मयार को बुलंद किया जा सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। गुड गवर्नेंस एक्सपर्ट हैं कमिश्नर सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब पाकिस्तान राय मंजूर नासिर साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी मेहरबानी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि CSS इम्तिहानी निज़ाम में ये जो तब्दीली की इस वक्त एक तजवीज़ सामने आई है, इस पर सबसे पहले आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ इसमें बड़ा वाज़ेह है कि ये जितनी भी आती है ना 10-15 साल के बाद, हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमें ऐसा शौक होता है क्योंकि लोग फेडअप हो जाते हैं। डिलीवरी देखें ना, आप डिलीवरी देख लें कि हमारी कितनी खूबसूरत है। और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में 90% अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है तो वो है जिससे मेरा ताल्लुक है। उसकी रीज़न ये है
देखे ना, कोई एक पार्टी आप लगा लें, सियासी पार्टी आई गई, बीच में मार्शल लॉज आ गए, तो उन पे तो फिर उस चंक की हो सकती है ना। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक मुसलसल हम आ रहे हैं। कोई एक घंटा बता दे जब हमारी बीच में ब्रेक हो। अच्छा, पॉलिसी तो हमने बनानी है। तो ये जो है ना, ये तो देखे ना, आपको पहले ये जो हदीस हमने पढ़ी थी ना मैट्रिक में, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आपके अमाल का दरमदार आपकी नीयत पे है। बिल्कुल ऐसे ही। आप मस्जिद में बैठे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ कि जमात होगी, ज़्यादा सवाब होगा, मैं आपके साथ बैठा हूँ जुड़ के, लेकिन मेरी नीयत ये है कि जैसे ही खावर साहब अल्लाह अकबर करेंगे मैं आपके जूता उठा के भाग जाऊंगा। ये पूरा इस्लाम इस पे खड़ा हुआ है कि आपकी इंटेंशन क्या है। लेकिन अगर तो इंटेंशन ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, क्योंकि देखना हमारा ही मुल्क है, हमने तबाह किया, उसको ठीक भी हमें करना चाहिए। तो फिर बिस्मिल्लाह, अभी आपने देखे ना, पढ़ा आपने कहा सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, 17 ग्रेड की नौकरी है। मैं 17 जान के नहीं कह रहा ताकि 17 लोगों को समझ आ जाए। सेंट्रल, अच्छा हमारा मुल्क सेंट्रल है, ये तो फेडरल है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपने वो सेंट्रल रखा हुआ है। फिर अब 17 ग्रेड में सुपीरियर है, डॉक्टर 17 में आता है, लेक्चरर 17 में आता है, एग्रीकल्चर अफसर 17 में आता है। ये कहां से सुपीरियर, किस चीज की? या तो आप 25 ग्रेड में आए तो मैं फिर तो मानू ना, मैं मैट्रिक हूं, आपने पीएचडी किया हुआ है, आप मेरे से सुपीरियर है। मैं दोनों ब्राह्मणों ने मैट्रिक ही किया हुआ है, तो फिर बराबर हैं दोनों। हाँ जी, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो पहले दिन हमें तो पर लग गया ना कि पता नहीं हम तो पूरे पाकिस्तान से सुपीरियर, तो पहले बिस्मिल्लाह तो यहां से करें ना, इसका नाम फेडरल सिविल सर्विस रखे, नाम तो सीधा हम कर लेना अपना। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाए जी कि भाई ये अंग्रेजी के इम्तिहान है या जहानत के इम्तिहान है। देखना, ये जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे 2.5 साल में एक पढ़े लिखे बंदे को आप दुनिया की हर चीज सिखा सकते हैं, आईटी से लेकर दुनिया तक। आपने तो टैलेंट देखना है ना। अच्छा, अगर आपने रियल टैलेंट लेना है, अब तो देखना टैलेंट वही आएगा जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा होगा। हमारे बच्चे घर में भी इंग्लिश बोलते हैं, उनका खाना पीना भी अंग्रेजी में होता है, पढ़ना भी अंग्रेजी में, उन्हें पता नहीं पाकिस्तान क्या है। कि उनका देखे ना, O लेवल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बिल्कुल A लेवल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आगे को ग्रेजुएशन उधर से या डिग्री उधर से, उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान हमारे सिस्टम से कट ऑफ है। अच्छा, इसको आप करें उर्दू जुबान में, अगर इस्लाहात रिफॉर्म चलानी है उर्दू में करेंगे, आप बिलीव कर लें हमारे 5% बच्चे इसमें आएंगे, 95% ये जो बखर लिया और ये जो बेल्ट है ना सिंध वाली, बलूचिस्तान वाली, क्योंकि रियल टैलेंट जो है वो गाँव में पड़ा हुआ है। कोई पैगंबर मुझे बता दें जो शहर में पैदा हुआ, एनी प्रॉफिट 1,24,000 में से। अच्छा, कोई पैगंबर ऐसा बता दें जिसने बकरियां ना चराई हूं। ये दो क्वालिटीज हर सूरत, क्योंकि पैगंबर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसने पूरा निजाम पिछला लपेटना होता है, नया लेवल से स्टार्ट है। बिल्कुल। अच्छा, देखे ना, एक बच्चा पैदा हुआ है गुलबर्ग में, वो पढ़ा है एचिसन में। अच्छा, उसकी आखिरी जो उसने जगह देखी हुई है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। अच्छा, उसके बाद वो इंग्लिश की वजह से आ जाता है इस सिस्टम में, उसे पता ही नहीं कि लोगों के मसाइल क्या है। वो लोगों से पूछता फिरता होता कि यार गंदम का दरख्त कितना बड़ा होता है। तो ये देहात में अगर आप जाएंगे ना, जहाँ पे रियल टैलेंट अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, मैंने कहा चले 5% आ जाएंगे। ग्राउंड रियलिटीज नहीं आइडिया होता उन्हें, सर पता ही नहीं होता किसी चीज का। ठीक है, और यही वजह आप सिस्टम में होते हुए ये सारी बातें बता रहे हैं। मुझे इसलिए बतानी चाहिए, देखे ना कि मैं बेसिकली एक पाकिस्तानी हूँ, मैं नौकरी से पहले भी पाकिस्तानी था, नौकरी के दौरान भी। अच्छा, हम नौकरी के बाद जो तस्वीर पकड़ते हैं तो बेहतर है ना कि हम आज बात करें, और ये मैं हर फोरम पे बात करता हूँ। अच्छा, इसके बाद डोमिसाइल का देख लें भाई, आपकी ग्रेडिंग ठीक है, आप एक ए कैटेगरी स्कूल बना दें पूरे पाकिस्तान में, वो हो सकता है खुशदार में, सिब्बी में, अस्तूर में कहीं पे ए कैटेगरी का स्कूल हो, और ये हो सकता है कि डी कैटेगरी बिल्कुल माठा स्कूल आपके लाहौर में हो। मैं इस्लामाबाद, मेरी पोस्टिंग रही है कुछ अर्सा, काफ़ी पहले की बात है। अच्छा, मैंने गांव इस्लामाबाद के जो देहाती इलाका है वहाँ पे देखा, अभी भी मेरी सेक्रेटरी एजुकेशन वानी साहब से बात होती रहती है, वहाँ पे 80,000 बच्चे कितने हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे। तो ये नहीं है कि इस्लामाबाद का डोमिसाइल या इस्लामाबाद की वजह से आप कोई बहुत ऊपर, स्कूल का होना चाहिए ना कि लाहौर में बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, दरमियाने भी, बुरे भी। बिल्कुल। अच्छा, अब एक भाई साहब हैं, मैंने आपने सब लोगों ने मुकाबले के इम्तिहान दिया। अच्छा, ये समझदार आदमी थे, ये इनके अब्बा जी समझदार थे। उन्होंने कहा कि इनका डोमिसाइल या रिमोट एरिया का बनवा लेते हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से डोमिसाइल कहीं से बनवा लिया, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम है। अच्छा, अब वो पढ़ा बंदा एचिसन कॉलेज से है, आगे जीसी से पढ़ा है, आगे अमेरिका से पढ़ा है, डिग्री पे लिखा हुआ है। लेकिन जब वो रिजल्ट आएगा, वो कहेगा भाई मेरा तो पसमानदा इलाके से ताल्लुक है, ये चेक कर लें, मेरा डोमिसाइल जो है वो फलान डिस्ट्रिक्ट है और मैं तो उस कोटे में आऊंगा। तो ये बुनियादी तौर पर 3-4 चीजें हैं, अगर सीधी नीयत से ये काम करना है। ठीक है, क्लस्टर बनाने से कुछ नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो तो देखे ना, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, अच्छा नई चीफ मिनिस्टर आई हैं, नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो कहते हैं ना भाई कोई नई चीज बताएं, तो हमने इसी कोर्ट को उल्टा करके उनको दिखा देना है, फिर अगली गवर्नमेंट को ये प्रेजेंटेशन आप निकाल ले 20 साल पहले की, 25 साल पहले की। ठीक है, और जो टेक्निकल लोगों वाला ये चूरन बेचने की कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है वो हमारे कार्डर को होता है,
वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने जाके कोई बीज नहीं बनाने या लगाने नहीं है, वो सारे ऑलरेडी टेक्निकल लोग ही हैं। उनके आगे डीजीज हैं, वो सब टेक्निकल डायरेक्टर जनरल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, लैब्स हैं, सब कुछ है। भाई उन्होंने क्या कर लिया? बुनियादी तौर पर ये सिर्फ एक इम्तिहानी निज़ाम नहीं है, ट्रेनिंग चेंज करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ये सुपीरियर तो निकाला जाए, ठीक है। अच्छा, आप कोई लोगों के साथ रहन बहन का करें ना, ब्यूरोक्रेसी का। देखिए ना, हम जहाँ पे रहते हैं हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं लोगों के साथ, मतलब ना आना ना जाना। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, चलिए आप शीशे से देखते हैं ना कि एक बंदा यूं कर रहा है, तो बंदा कहते हैं इसका मतलब यार बाहर गर्मी है, या दो लोग लड़ रहे हैं, तब अंदाजा होता है। नहीं, हम गाड़ी में बैठ के तो अखबार आगे ऐसे रख लेते हैं ताकि ना हम किसी को देखें ना कोई हमें देखे। फिर ये सिविल सर्विस की साख को बेहतर बनाने की, फिर इसका मतलब ये भी जो कोशिश की जा रही है, ये भी फिर उस तरह से जो आप बात कर रहे हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, आपको फिर ये भी ठीक नहीं है? इससे ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी में इसका मतलब कोई फर्क नहीं आएगा? मुझे आप एक बात ईमानदारी से बताएं, क्योंकि आपके एक्सपोजर हमसे ज्यादा है ना, आप दिन में 100 इंटरव्यूज करते हैं, जर्नलिस्ट का काम होता है, हर तबके को फिर आप जानते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो लैंग्वेज बैरियर है, बस सारी जिंदगी उसने पढ़ा कि जी वहदानी निज़ाम होगा और विफाकी निज़ाम होगा और अलहदा जुदागाना इंतखाब होंगे, जब इम्तिहान होगा। नहीं, पहले तो ये सारा जो आपका इल्म है ना, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। वो बेचारे के 2-3 साल तो उधर ही लग गए। देखो ना, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा पैदल है, आपके पास साइकिल है, मेरे पास गाड़ी, आप कहते हैं ये रेस लगाएं। तीनों को आप बराबर अपॉर्चुनिटीज ऐसे देंगे, ये मेरी उंगलियां भी छोटी बड़ी हो रही हैं, बिल्कुल बराबर। आप याद है जो दायरे में दौड़ाते हैं, वो छोटे दायरे वाले को थोड़ा आगे खड़ा करते हैं, किसी के साथ ज्यादती न हो। आप ये करके देखें, एक लैंग्वेज का, एक डोमिसाइल वाला ये खत्म करें। आप स्कूलों की ग्रेडिंग करें, अच्छे स्कूल A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। अच्छा, बंदा रहने वाला है गुजरात का, सबको पता है गुजरात का, डोमिसाइल उसका बलोचिस्तान का है। अच्छा, वो डोमिसाइल रूल्स, अच्छा रूल्स किसने बनाने हैं? आपने खुद बनाने हैं। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ओवरऑल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका एक हिस्सा है ये इम्तिहान। अच्छा, आप देखिए ना, 2-3% हमारे लोग पास होते हैं, 3.8। बिल्कुल। अच्छा, रिटर्न में और रिटर्न के बाद पास होने तक तो कोई मुकाबला नहीं। कोई शख्स भी जो 40% नंबर ले ले, 40 कोई टारगेट नहीं, ओवरऑल 50% ले ले, वो इसमें पास हो जाता है। तो उसके बाद है ना कि चलें जी 500 लोग पास हुए हैं, 200 सीटें हैं, तो 300 रह जाएंगे। अच्छा, ये जो लोग रह जाते हैं और पास करने के बाद, वो इसलिए नहीं रह जाते कि वो नालायक है, इसलिए कि सीटें नहीं है। मेरी वो भी एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज उनको, आपको जो बाकी 17 ग्रेड की सीटें हैं, 16 की हैं, वहां पे अकोमोडेट करें, बजाय कि आप एक नया इम्तिहान लें। वो कम से कम उससे अपने आप को प्रूव तो किया है ना। ये 3-4 चीजें बुनियादी आप कर लें, आपकी सर्विस ठीक हो जाएगी। फिर ट्रेनिंग पे बड़ा इसमें जरूरी है। ठीक है, देखिए, आपने 2 बंदे लगाने हैं, आप लाहौर से अपीयर हुए, मैं इस्लामाबाद से हुआ, मैंने CSS कर लिया, आपने PMS कर लिया, दोनों ने AC लगना है, एक ही काम है। आपकी ट्रेनिंग 10 महीने है, मेरी 2.5 साल है। भाई कम से कम आप ये तरतीब ही सीधी कर, ये जो गैप्स हैं इनको ठीक किया जाए। सर, ये अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में बात करें, ठीक हो। गैप्स समझ ही नहीं आती। ये जो फासले हैं, ये जो तरीकाकार मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल एक नॉनसेंस है, बिल्कुल बोंगी है। 2 बंदों को आपने एक ही नौकरी देनी है। एक को आप 10 महीने ट्रेनिंग देते हैं, एक को 2.5 साल देते हैं। भाई अगर तो 10 महीने में AC तैयार होता है तो दूसरे को भी 10 महीने दे, अगर नहीं होता तो फिर उसको भी 2.5 साल दे। क्या ख्याल है? लेकिन मंजूर साहब, यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शायद लोगों को भी ये तजस्सुस हो कि आप सिस्टम का जब हिस्सा रहे, तो इस पर आपने बात की, नहीं, मैं अभी भी हूं, मैं अभी नौकरी में हूं। बिल्कुल हैं, अभी सिस्टम का हिस्सा ही हैं, तो फिर इस पर कोई बातचीत कभी हुई? नहीं, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई? इस पर बेशुमार दफा बातचीत हुई, और मैं जितनी बातें करता हूँ, देखो ना, हमारा ये जो स्कूल इतने बच्चे नहीं जाते, 24 मिलियन, 26 मिलियन के करीब, ये सारा झूठ है। किस गिना है? जाके मुझे बता दें कहाँ पे सर्वे हुआ है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वे हुआ है, वो मैंने करवाया है, गजर में। हमारे पास बकायदा लिखत पढ़त में उनका डेटा मौजूद है, उस पर अखबारों में भी आया, सब कुछ हुआ। ये सारा मुल्क ऐसे ही चल रहा है अंदाजे पे। अब देखें ना, चले जी मैं मान लेता हूँ 2.5 करोड़ बच्चा, करोड़ों में ही है ना जी। अगर किसी शख्स के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो उसको कोशिश करनी चाहिए ना कि वो सेकंड जॉब करे, किसी कहीं से कर्जा ले, बीवी उसकी कुछ सिलाई का काम शुरू करे। अच्छा, हमारे बच्चे कब दाखिल होने होते हैं? मार्च में। मार्च में हमारे क्या चल रहा होता है? जश्न बहारा, जश्न फलाना। जिस कौम का 2-2.5 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाता, उन्हें जश्न मनाने चाहिए या रोना चाहिए? बिल्कुल। तो हमारा पूरा ये सिस्टम ओवरऑल होने की जरूरत है, पूरा सिस्टम ओवरऑल होने की जरूरत है, जिसमें मैंने कहा इंडक्शन से लेकर आगे तक। अच्छा, जो आपके मसाइल है, अच्छा मेरा एक जर्मन टीवी ने इंटरव्यू किया ZDF वालों ने, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई देखिए ना, किसान सबसे ज्यादा कब खुश होता है? जब अपनी फसल पे जाता है। बिल्कुल। बिजनेसमैन जब वो अपनी शॉप पे बैठता है, तो मेरी शॉप क्या है? मेरा कागज और पेन दफ्तर, तो मुझे कहना चाहिए ना हैप्पी मंडे, हम कहते हैं हैप्पी वीकेंड। ये अंदाजा कर लें, मौत पड़ी होती है इतवार की शाम को। उसकी रीजन है, उसकी देखिए रीजन है, उसकी रीजन ये है कि माहौल इस तरह से बुरा बना दिया गया है कि कोई किसी बंदे का दिल नहीं करता, मैं आपसे तंग, आप मुझसे तंग। ये अभी आप हाईकोर्ट चले जाएं, कचहरी चले जाएं, लाखों लोग ऐसे गुजर नहीं सकते, वहां पे मौजूद है, इतना रश है। ये कौन लोग हैं?
ये आप और मैं है ना, आप मेरे कजन है, मैंने आपकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया हुआ है। ये कोई इसराइल से भी आप पढ़ रहे थे, इसराइल का ये 90% मसले तो हमने खुद क्रिएट किए हैं ना जी, जब हमारी इंटरनल ये पोजीशन, और ये सिस्टम ने क्रिएट किया, हमने नहीं किया। आपके सर प्लाट पे अगर कब्जा यहाँ पे हो जाए तो इंशाल्लाह 135 साल तक तो वो आप नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो कानूनी हुक्म हैं फिर ये किस तरह से दुरुस्त होंगे, आपको क्या लगता है, क्या प्रोसीजर होने चाहिए, वही जो पहले तरीकेकार होने चाहिए? जी हाँ, जो पहली मैंने हदीस पढ़ी ना माला मालो बिन्नियात, ये हमें सब बातें पता है, ये नहीं कि मुझे पता है तो बाकियों को नहीं पता। मेरे से जो ऊपर लोग हैं उनको शायद मुझसे बहुत ज्यादा इसकी बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए ना, आपने मेंबर्स लगाने हैं पब्लिसिटी कमीशन के, जिन्होंने ये सारी भर्ती करनी है, उनका क्या क्राइटेरिया, ना कोई इम्तिहान है ना कोई इंटरव्यू है, मतलब है जिसको गवर्नमेंट चाहती है लगा देती है, पिक एंड चूज है। अच्छा, रिटायर बंदे हमारे दोस्त ही हैं सारे जो लगे हुए हैं, लेकिन देखिए हाजिर सर्विस बंदा लगना चाहिए ना। ये तो एक मैसेज देती है डिफरेंट पार्टीज के, भाई अगर आप हमारे साथ अलाइन हो जाएंगे, आप हमारी सारी बातें मानेंगे, तो हम फिर उसके बाद भी आपको ये नवाजेंगे। रिटायरमेंट हुए 12 साल हो गए, 14 साल लगे हो गए, वो बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरे बेचारे को सीट ही कोई नहीं मिल रही, सीटों के अंदर इतना फासला है कि एक दो बैचमेट्स हैं, मतलब मेरा भी 20 ग्रेड है, आपका भी 20 ग्रेड है, एक 20 ग्रेड में 6 गाड़ियां लेके फिर रहा है और वो जनाब तोप चीज है, और दूसरा बिल्कुल इस कंडीशन में है कि कभी गाड़ी स्टार्ट होती है कि ये मैसेज है दोनों के लिए। उसका मैसेज है कि देखो अगर आपने हमारी बात ना मानी, गड़बड़ की, ज्यादा पर फैलाए, तो आपको हम यहाँ लगाएंगे। इसको मैसेज है कि यार अगर तेरे में कोई गुण होते तो हम तुझे उस सीट पे ना लगा देते। सर ये पूरी बिल्डिंग जिसे हम निजाम कहते हैं, ये बुसीदा हो चुकी है। बिल्डिंग में पहले आप थोड़ी बहुत रिपेयर करते हैं ना, थोड़ी क्षमा देते हैं, एक सतह पे फैसला करते हैं कि यार प्लीज डिमोलिश इट, ये प्लीज डिमोलिश द सोल ऑफ द सिस्टम, और ये नया बनाएं। नया जब बनाएंगे तो वो बेहतर बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कि सिविल सर्विस की तंजीम 9 का जो अमल है वो फिर दोबारा से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिस तरह से आप भी गाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये उर्दू जुबान में करें, पहले ये जुबान वाला खत्म करें, फिर डोमिसाइल का ये जो फ्रॉड है ये खत्म करें, इसको खत्म किया जाए। मैंने कहा स्कूलों की ग्रेडिंग कर लें। देखिए ना, जो बुरे स्कूल में पढ़ा है उसका एचईएसएन के साथ मुकाबला ना करें, लेकिन वो स्कूल वाइज आपकी डिग्री पे लिखा हुआ ना किस स्कूल से आपने पढ़ा हुआ है, सारे उसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एक बना लें कि यहाँ से आपने पढ़ा है, उनके दरमियान कंपटीशन करा लें। अच्छा, इंटरव्यू की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इंटरव्यू में चाहे तो आपको 300/300 दे दें, चाहे तो वो कह नहीं जी बस कोई अदा नहीं पसंद आई। तो ये ऐसी कौन सी ऑटोक्रेसी है? हमारे एक बंदे का घोड़ों पे इंटरव्यू हुआ सारा, उसको पता था कि चेयरमैन साहब को ना घोड़े पसंद है, उससे पहले पता कर लिया। तो वो जैसे गया, उसने कहा, उन्होंने कहा जेंटलमैन व्हाट हैपेंड, उसने कहा सर वो आई वाज राइडिंग। अच्छा आप राइडिंग करते हैं? A to Z सारे का सारा इंटरव्यू सर हुआ घोड़ों पे। अच्छा, और नंबर पता कितने आए? 300/300। और मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि वाइवा में 300 आ जाए। फिर मैंने उनका पब्लिसिटी कमीशन से डॉक्यूमेंट निकलवाया, वो वाकई 300/300 थे। सो अनफॉर्चुनेट के दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैंने कहा जैसे जैसे देखें ना, हम लोग शहर से, गांव से, जहां से भी, हमारा पब्लिक से ऐसा करके राब्ता ही खत्म होता जाता है। हमारे अंदर वो दिल ही नहीं रहता कि लोगों के साथ, मतलब मैंने इस पे कॉलम लिखा, अभी हम GOR1 में रहते हैं, मैंने इस पे कॉलम 2011 में डॉन अखबार में लिखा, मेरे नाम से छपा हुआ है कि भाई ये बिल्डिंग्स आप डिमोलिश करें। आप मुझे बताएं, देखें अगर मैं किसी मोहल्ले में रहता हूँ, मैं DC एक जगह रहा हूँ, 55 कनाल का हमारा घर था, भाई मैं तो फिर कहीं अमेरिका में रह रहा हूँ। भाई हमारा मोहल्ले में घर हो, कभी मोटर खराब हो, कभी पानी की रिक्वायरमेंट हो, कभी हमें को पता लगे कि अंदाजा हो, बिल्कुल, कभी गली बंद हो, कभी गटर उबल रहा हो। और यही लोगों का शिकवा है, यही असातिज़ा का शिकवा है कि सेम ग्रेड है CSS अफसरान का, और उनकी शाहाना लाइफ है, उनको मरात मिलती हैं, उनको गाड़ियां मिलती हैं, उनको सिक्योरिटी मिलती है। तो ये वो जो इम्बैलेंस है, इसको भी ठीक होने की जरूरत है। बिल्कुल, इसको बिल्कुल ठीक होने की जरूरत है। अच्छा, गाड़ियां भी देखें ना, हमारा अगर एक बंदा डिप्टी कमिश्नर लगता है तो उसके आगे गाड़ी पुलिस की, तो पीछे तो मतलब तगड़ा होगा तो 2 गाड़ियां कर लेगा, वरना एक तो प्रोटोकॉल की होगी। ये तगड़े वाली लॉजिक भी जरा मैं थोड़ी सी समझाएं कि तगड़ा कैसे होगा, बाकी सारे तगड़े क्यों नहीं है? तगड़ा देखे ना, होता है ना कि आप किस बैकग्राउंड से लगे हो। ठीक है, अब देखे ना, यहाँ पे जो ओनर हैं इस टीवी चैनल के, अगर आप उनके भतीजा साहब भी हैं और साथ एंकर पर्सन हैं तो आप तगड़े होंगे। अगर किसी लेफ्ट राइट से आए होंगे तो हर एक को पता होता है कि ये किसका बच्चा है। ठीक है, वैसे अकोमोडेट किया जाता है। अकोमोडेट, अच्छा वो 2 गाड़ियां बना लेगा, या उसका कोई बैचमेट बैठा होगा डीपी। अच्छा, अब वो देखिए ना, वो जो एक हो गया, चले मैं मानता हूँ DC को बड़े खतरात हैं जान को, उसको आप दें प्रोटोकॉल। वो DC जब वहां से ट्रांसफर होकर एडिशनल सेक्रेटरी आके लगता है तो उसके पास कोई उसकी जान के खतरे सब ठीक हो जाते हैं। तो ये बेसिकली देखें ना, अंग्रेजों के एक बनाया हुआ सिस्टम है। इसको जब तक आपने अवाम की सतह पे नहीं लेके आना, और KPIs ऐसे डिटरमिन किए जा सकते हैं जहां पे आपकी कारकर्दगी जज की जा सके।
लेकिन अभी जिस तरह से मंजूर साहब आपने बात की है कि अंग्रेज़ों का बनाया सिस्टम है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ सिस्टम है, 1400 साल पहले जो बनाया गया, जो बुक आप स्पेशली मेरे लिए भी लेकर आए हैं, मैं भी कोशिश करूंगा ज़रूर इसको पढूं, तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सीरत नबी पर अगर अमल हो तो मेरा ख्याल है हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। पर आते हैं। देखिए, ये किताब मैंने लिखी है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अर्ज करता हूँ। अमल तो बात की बात है, हमने कहा जी इसका मुकाबला है, ओपन कंपटीशन है, छोटे भी हिस्सा ले सकते हैं, बड़े भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, सारे जो हमारे मुकाबला दान है, CSS वाले, PMS वाले, सारे मेरे कलीग्स हैं, या मेरे से जूनियर्स होंगे, सीनियर्स चांदे को होंगे, बाकी तो हमारे साथ के हैं। हर एक को मैंने किताब मुफ्त भेजी, PDF में फ्री है, ऑडियो में मैंने कहा भाईजान 14 घंटे जिंदगी के निकालें, 50 लाख रुपए हम जेब से देते हैं, और कोई मुकाबला दान 12 जो लोग जिन्होंने नाम जीते, उनमें पहला बच्चा मदरसे का है, इस्माइल उसका नाम है, लाहौर का। ठीक है। सेकंड बच्ची जो है वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है मंडी बाउद्दीन से, बाप उसका मजदूर है। थर्ड जो है LLB की स्टूडेंट है, कोई मदरसे का खादिम है। पहली 12 पोजीशनों में हम जो मुकाबला दान है, अब मैं खुद तो हिस्सा ले नहीं सकता ना, देखना मैंने जो इनाम लेना है तो मैं, अच्छा मैं इनसे कहता हूँ जितने भी हमारे दोस्त हैं CSS PMS के, भाई आप ये इनाम अनाउंस करें, मैं आपको जीत के बताता हूँ। सर ये कोई बात है कि ये किताब बंदा पढ़ के 50 लाख रुपया ना जीत सके? तो इससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। और अगर आप इजाजत है मैं इसका नंबर भी बता दूं, ये बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग का हमारा प्रोजेक्ट है कि लोगों का हमारा किरदार बेहतर होगा तो मुल्क चलेगा। हमारा इसका प्रोजेक्ट का नंबर है जी 0344 118211। इस पर एक मैसेज आ जाए, सारी चीजें उसको मिल जाती हैं। और ये प्रोजेक्ट इसलिए किया है, इसमें हम कोई डोनेशन भी नहीं ले रहे, अपनी जेब से कर रहे हैं कि हमारे एज अ मुसलमान हमारा कैरेक्टर वो होना चाहिए जो हुजूर सल्लम की उम्मती का होना चाहिए। वो होगा तो इंशाल्लाह ये सारी समझ आ जाएगी कि रिफॉर्म्स क्या करनी है और मुल्क कैसे चला। और सीरत सिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी आपने लोगों के लिए निकाला है कि कहीं ना कहीं वो सीखें भी, इनाम भी ऑब्वियसली मिल सकते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम इस्लाम के उसूलों की बात करते हैं, तमाम उसूल हमारे सामने मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज करके ये जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, ये हम ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कभी क्लस्टर्स पर मबनी निज़ाम बना रहे हैं, कभी पुराने निज़ाम पर चल रहे हैं। उसकी देखिए रीज़न है, हमने देखिए मदरसे को बिल्कुल अलग कर दिया जी। हमने एक मौलवी ऐसे ही रख लिया जैसे होता है ना कि एक ड्राइवर है, एक माली है, एक कुक है, और एक मौलवी भी जरा चाहिए, क्योंकि मैं अपने बाप को गुस्ल तो दे नहीं सकता, आप अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा नहीं पढ़ा सकते। अगर इमामत करानी हो तो हम कहेंगे यार कोई अल्लाह करे बंदा मिल ही जाए, ऊंची आवाज़ में सूरत कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कोई नहीं। जहाँ पे हम बात करते हैं ना मदरसा रिफॉर्म्स की, उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी रिफॉर्म्स होने की। ये जो बातें मैं बुनियादी कर रहा हूँ, आप जी किताब पढ़ें, इसमें सीरत के साथ 100 टॉपिक्स भी हैं, वुज़ू, नमाज, गुस्ल। हमें तो जनाजा पढ़ना नहीं आता। और अगर कोई बंदा कहता है ये तबलीगी जमात वाले कलमा ठीक कराते थे और हम मजाक करते थे, मैंने फिर एक सर्वे किया 100 लोगों के ऐसे रैंडमली, मैंने कहा जी कलमा सुना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, मैंने कहा नहीं आगे मोहम्मद के बाद क्या है, रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, क्योंकि वो पता ही कोई नहीं है भाई, एक लाइन है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है जी। तो हमें ये पूरा कलमा नहीं आता, तो हमने आगे क्या करना है, देयरफॉर फिर ये है कि ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर उस पर अमल भी करेंगे, और उसी पढ़ाने के शौक के लिए हमने ये 5 मिलियन के प्राइजेस भी रखे, और PDF इसकी फ्री की, ऑडियो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हमारी 14 घंटे जिंदगी से देखना अगर कोई नहीं निकालता। मैं अब टीवी पे कह रहा हूँ, बड़ा मोतबर टीवी है, आपको प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, किस मुंह से हम हुजूर पर सल्लम का सामना करेंगे जी कि हम आपकी उम्मती थे, ये सारी सहूलतों के बाद भी हमने आपकी ज़िंदगी को नहीं पढ़ा। ठीक हो गया, कोशिश यही है और उम्मीद यही है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा उठाया जाए, इसको हम अपने सिस्टम में भी ऐड करें, अपनी ज़िंदगी में भी ऐड करें, ताकि बेहतरी हमारे सबके लिए ही हो सके। बहुत शुक्रिया राय मंजूर नासिर साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और दिस द बुक मैं चाहूँगा कि मैं सबको दिखाऊँ, और नंबर भी हमने दिखाया है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बुक है, कोशिश करेंगे हम भी पढ़ने की, इससे इस्तेफादा लेने की। आप लोग भी ज़रूर बुक पढ़िएगा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि PDF में भी अवेलेबल है, ऑडियो वर्जन भी अवेलेबल है, 14 घंटे अपनी ज़िंदगी के निकालें और आप भी अपनी लाइफ को तब्दील कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सर शाम खबर के हवाले से आपको बताते चलें कि अहम कार्रवाई की गई है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बात करेंगे जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात में हमें घिरी हुई दिखाई दे रही है, और ये इख्तलाफात एक बार फिर से मंजर आम पर भी आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की जानिब से किए गए मुत्ताज़ा बयान के बाद पार्टी के अहम रहनुमा आतिफ खान ने खुलकर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। गंडापुर ने अपने सोशल मीडिया इंटरव्यू में बाज़ पार्टी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया और आतिफ खान पर भी तंज़ किया, और इस बयान के बाद स्पेसिफिकली देखा गया कि पार्टी के अंदर कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसकी गूंज PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुनी गई, जहां गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ।
आतिफ खान ने गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा किया और कहा है कि अगर बानी PTI ने हमारे खिलाफ कोई बयान दिया है तो इसकी तस्दीक ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि गंडापुर को सूबे की गवर्नेंस और अमन अमान पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात को बढ़ाने पर तवानाइयाँ सर्व की जाएँ। ये इख्तलाफात पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी ज़ेर बहस हैं, जिससे PTI की क़यादत की यकजहती पर सवालात उठने लगे हैं। आतिफ खान ने गंडापुर के बयान पर कोई बराह रास्त रद्दअमल नहीं दिया, लेकिन इस सूरत हाल ने पार्टी में मजीद दरारों का इम्कान जाहिर किया है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें इस वक्त हमारी कोशिश थी कि हम उनसे भी बात करते और उनसे ये तमाम तर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते। हमारे नुमाइंदा खुसूसी है न्यूज़ के पेशावर से लिहाज अली, उन्होंने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। लिहाज बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। PTI के अंदर बढ़ते हुए जो इख्तलाफात हैं उसके बारे में अभी क्या ख्याल है आपका? आपको क्या लग रहा है कि ये इख्तलाफात पार्टी की यकजहती पर असरअंदाज होंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी प्याली में तूफान बर्पा करना उसके लिए कोई नया काम नहीं है, और इस तूफान के पीछे उस पूरी कौम को लगा लेती है और कहती है कि जी इस वक्त जी लिहाज आप हमें सुन पा रहे हैं? लिहाज अली से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आतिफ खान ने गंडापुर के मुतनाज़ा बयान की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। लिहाज हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि वो किसी भी प्याली में तूफान को बर्पा कर सकते हैं, और यही आम इस वक्त PTI की जो सूबाई क़यादत है वो कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में तब्दीलियां की जा रही है, और इस तब्दीलियों के से पहले उन्होंने अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाने की कोशिश की। पहले बार उन्होंने शाहराम तरकई, आतिफ खान और इसके अलावा असद कैसर पर किए, और साथ ही तैमूर जगड़ा को भी निशाना बनाया है। जो पार्टी के बानी चेयरमैन है उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी थी कि तैमूर जगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन किसी भी तरीके से अली अमीन गंडापुर इसके लिए राजी नहीं है, बजाय इसके कि वो पार्टी के बानी चेयरमैन के अहकामात को उस पर मनवान अमल दरामद करे। उन्होंने अपनी मुखालिफिन, जिसमें तैमूर जगड़ा भी शामिल है और कामरान बंगश भी शामिल है, उनको निशाना बनाया, और साथ ही जो दीगर मुखालिफिन है उनको भी निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत और इसके अलावा मरकजी क़यादत दोनों ने पार्टी कायदीन को मजीद बयानबाजी से मना कर दिया, और ये कहा है कि अगर किसी ने बयान दिया तो उसके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। अगरचे बाजार तो लग रहा है कि तूफान किसी हद तक कम गया है, लेकिन ये तूफान जो किसी प्याली में बर्पा किया गया था इस वक्त मर्दान, इस्लामाबाद, पेशावर और डेरा इस्माइल खान के दरमियान चल रहा है। जी, लेकिन लिहाज इस वक्त अगर हम आतिफ खान के हवाले से बात करें तो उन्होंने गंडापुर के मुतनाज़ा बयान की तहकीकात का मुतालबा किया है। आपको क्या लग रहा है कि तहकीकात इस हवाले से होंगी कि क्या वाकई बानी PTI ने इस तरह की कोई बात की है, या फिर अली अमीन गंडापुर, जिस तरह से आप भी ये बता रहे हैं कि कामरान बंगश का नाम लिया गया, तैमूर झगड़ा का नाम लिया गया कि इन्हें काबीना में शामिल किया जाए, बानी PTI ये कह रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर फिर ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर इससे पार्टी की सफ़ों में मजीद दरार आएगी? आतिफ खान को आप पहले देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान थे, तो उस वक्त भी काबीना के इजलास में महमूद खान और आतिफ खान जो सीनियर मिनिस्टर थे उनके दरमियान नोक-झोंक होती रहती थी। और 2019 में महमूद खान ने जब उस वक्त इमरान खान से इसकी शिकायत लगाई तो आपको इल्म में होगा कि शहराम तरकई, शाहराम खान और इसके अलावा शहराम तरकई, शकील खान और साथ ही आतिफ खान को तकरीबन 2 साल के लिए काबीना से निकाल भी दिया गया था। इस वक्त चूंकि वही इल्जाम इस वक्त उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में इख्तिलाफात है और ये किसी भी सियासी जमात में होते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर इस वक्त जो इल्जाम लगा रहे हैं उसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात सबसे ज्यादा पैदा हो गई है, क्योंकि इससे पहले तैमूर जगड़ा ग्रुप अलग था, आतिफ खान ग्रुप अलग था, हजारा ग्रुप अलग था। इसी वजह से अब अली अमीन ने अब तमाम अरकान जो उनके मुखालिफ ग्रुपों में तकसीम थे सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इसकी अमूमी तौर पर चमगुइयां उठ रही है कि अली अमीन गंडापुर का मुतबादिल कौन होगा। तो पहली बात यह है कि महमूद खान जैसे कमजोर वजीर आला ने 4 साल 6 महीने तक खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत की थी, उसको इमरान खान ने नहीं हटाया था। तो इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर जैसे वजीर आला है उसको किसी भी तौर पर नहीं हटाएंगे। हाँ, शोकाज नोटिस जारी की जाएंगे, बंद करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि या वजीर आला को हटाया जाएगा या कोई बड़ी तब्दीली होगी।
लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जब ये बयान दिया कि आतिफ खान ने खराब कारकर्दगी की बिना पर ओहदा खो दिया, एक तो इस पर आपका क्या मौकिफ है ये भी बताइएगा। सेकेंडली, जब आतिफ खान ने गंडापुर के तंज का जवाब नहीं दिया तो ये जो खामोशी है इसको पार्टी के अंदर इत्तफाक और समझौते की अलामत समझा जाए, या फिर दूसरी तरफ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम ग्रुप अब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं, ये एक पोशीदा पैगाम है अली अमीन के लिए? एक तो इस बात में कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो पहले साल की अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी थी वो इंतहाई नाकिस थी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन ये बताइएगा कि ये नाकिस थी क्यों? 5 मरतबा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई और ये चढ़ाई जो थी वो बानी चेयरमैन के लिए की गई। अब केलम में होगा कि उसके वर्कर्स मारे गए, गिरफ्तार की गई, सैकड़ों सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, लेकिन ये सारा काम अली अमीन गंडापुर ने तो किसी के लिए किया था ना, अपने लिए तो नहीं किया था। तो अली अमीन गंडापुर सब इस वक्त जो उसकी सह है वो यही होगी कि मैंने तो बुनियादी तौर पार्टी की बानी चेयरमैन के लिए तमाम तरह जद्दोजहद की थी। अगर आप केलम में होगा, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी एक वजीर है CNW के, उसने कहा था कि हमें वोट इसलिए नहीं मिला कि हम तरक्याती काम करेंगे, बल्कि हमें वोट इसलिए मिला है कि हम पार्टी के बानी चेयरमैन को रिहा करेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि अगर हम उनके प्रेफरेंसेस की बात करें तो वो प्रेफरेंसेस हैं ही नहीं हैं, क्योंकि पहले हम ये देख रहे थे कि अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो तनकीद ये की जाती थी कि अली अमीन गंडापुर सूबे की गवर्नेंस पर उनका फोकस नहीं है, अमन अमान पर उनका फोकस नहीं है, ज़्यादा तवज्जो उनकी वहाँ होनी चाहिए। लेकिन लिहाजा अभी हम देख रहे हैं कि विद इन द पार्टी ये सारी बातें अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से की जा रही हैं कि वो पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात को ना बढ़ाएं, गवर्नेंस पर जोर दें, काम करें और डिलीवर करें। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया ताकि उसकी मजीद जो अगले 4 साल की तवज्जो है वो गवर्नेंस पर पड़े। पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा छोड़ दिया, जुनैद अकबर को पार्टी सदारत का ओहदा दी, क्या क्या जितनी भी एहतजाज होंगी जुनैद अकबर उसको लीड करेंगे, गवर्नेंस की जानिब उसकी तवज्जो दी। और अब बार बार देख रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस की जानिब तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इख्तिलाफात PTI में थे, हैं और रहेंगे। इस वक्त ये सिर्फ यह तक नहीं है, ये इख्तिलाफात पार्टी की जो मरकजी क़ियादत है वहां पर भी आपको बार बार दिखाई देंगे। इसी वजह से इस वक्त, लेकिन आपको पता है कि PTI का जो वर्कर है वो ना आजम स्वाति के साथ है, ना अली अमीन के साथ है, ना आतिफ खान के साथ है, वो पार्टी की बानी चेयरमैन के साथ है। और इसी बानी चेयरमैन की वजह से उन्होंने यही कुछ कर रहा है कि उसके लिए जदोजहद करी रही। बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर इस मसलत पर अभी तक बैठी क्यों है, ये वो सबसे अहम नुकता है। आपने गुज़िश्ता रोज आजम स्वाति का एक इंटरव्यू देखा होगा, उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि इमरान खान साहब अब भी चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से उसके राब्ते उसवार हो, आर्मी चीफ से वो बात करे, आर्मी चीफ उनसे बात करे ताकि उनके दरमियान जो खला है उसको पुर किया जाए। इसका क्या मतलब है? इसके लिए सबसे जो सूटेबल बंदा है वो अली अमीन गंडापुर ही है, जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है, इमरान खान को भी काबिल कबूल है, पार्टीज को भी कबूल है। यही हो रहा है। लेकिन लिहाजा आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम पर सिचुएशन को? अली अमीन गंडापुर तमाम लोगों को कबूल है, क्या वहाँ अवाम को इस वक्त कबूल है? डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पर नहीं हो रही है, अमन अमान अगर हम देखते हैं तो उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नेंस वहाँ पर बेहतर नहीं है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अवाम में पार्टी का जो मौक़िफ है आपको लग रहा है फिर वो कमज़ोर हो रहा है? नो डाउट जो आप कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बानी PTI के साथ ही हैं, वो इनमें से किसी के साथ भी नहीं है, बट अगेन पार्टी का मौक़िफ कहीं ना कहीं कमजोर होता आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये कि चूंकि इमरान खान जेल में है, तो इमरान खान की जेल में होने की वजह से इस वक्त तमाम तर हमदर्दियां वो समेटे हुए हैं। मैं आपको एक हल्की सी मिसाल कबायली जिला मोमन की दूंगा। वहां से तीसरी दफा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPs कामयाब हो रहे हैं, और आपको हैरानगी होगी कि मोमन का जो मेन सड़क है वो कई सालों से खराब पड़ा है, और हर आने वाले इलेक्शन में PTI ने पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। तो इसका क्या मतलब है कि अवाम कारकर्दगी पर नहीं, अवाम हमदर्दी की बुनियाद पर, अवाम नैरेटिव की बुनियाद पर इस वक्त वोट दे रही है। अली अमीन गंडापुर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, उसकी कोई इनफरादी हैसियत नहीं। पार्टी की ये सारी पार्टी है ना, ये सिर्फ बुनियादी तौर पर एक नुक्ते पर मरकूज है, और वो है इमरान खान। जब तक इमरान खान इस पार्टी में होंगे, पार्टी वर्कर उसके साथ जुड़ा रहेगा, उनका बयानिया कायम रहेगा, पार्टी वर्कर उनके साथ जुड़ा रहेगा। आपको मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा कि 2014 में जियाउल अफरीदी पार्टी की बड़ी अहम रहनुमा थी सूबाई सतह पर, लेकिन जब उसको पार्टी से निकाला गया तो अपनी सीट 2 बार वो हार चुके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, बयानी की बुनियाद पर वोट दे रही है, और बयानी में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो चल रहा है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी न्यूज़ पेशावर लिहाज अली। इस सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब देखना यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जिस तरह से लिहाज भी बता रहे थे कि बानी PTI की मोहब्बत में वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, या वहाँ पर अमन अमान के मसले हैं, या वहाँ पर गवर्नेंस हम देखते हैं बेहतर नहीं है, तो उनको उससे सरोकार नहीं है, वो सिर्फ बानी PTI को सपोर्ट करना चाहते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।